हेलो एंड वेलकम टू आवर लेक्चर सीरीज ऑन ग्रेविटेशन। देखिए इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे ग्रेविटी के बारे में, ग्रेविटी क्या होती है। देन जो जी की वैल्यू होती है, जी की देखिए हम एक जनरल वैल्यू जो मान के चलते हैं अपने फिजिक्स में, वो मान के चलते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अब ये वैल्यू कैसे चेंज होती है, एसएससी सीजीएल अक्सर ये क्वेश्चन पूछता है, तो हम वो भी देखेंगे। फिर लिफ्ट में क्या वेट, अगर आप लिफ्ट में अपना बॉडी का वेट करो तो क्या क्या होगा, क्या क्या चेंजेस होते हैं लिफ्ट में। आपको आपकी बॉडी का वेट इक्वल नहीं, जो आप अपने एक घर पे आप अपना अगर आप वेट लेते हो, या अगर ये पे एक नॉर्मल सरफेस पे आप जो वेट लेते हो, लिफ्ट में आपका वो वेट कभी नहीं आएगा। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे इस लेक्चर में। छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरा, माय नेम इज़ अमन श्रीवास्तव। आई हैव डन बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन फ्रॉम आईईटी लखनऊ। आई हैव क्लियर्ड एसएससी सीजीएल 2016 प्री प्लस मेंस। आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं, और प्लीज़ रेट कीजिए, रिव्यू कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर को शेयर कीजिए। शुरू करते हैं हम। देखिए ग्रेविटी, न्यूटन ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था। वो क्या कहता है, जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो ये बोलता है कि दो ऑब्जेक्ट हैं, अगर कोई भी यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं तो वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, बस। और वो क्या, कैसे अट्रैक्ट करेंगे, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो न्यूटन ने बोला कि जो वो मैग्नीट्यूड आएगा, जितना कितना अट्रैक्शन है, वो बराबर होगा उनके मासेस के प्रोडक्ट के, उनके मासेस के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के। एक्चुअल में इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल जी इज इक्वल टू स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 m2 बाय आर स्क्वायर। m1 m2 क्या होता है, जैसे यहाँ ये देखिए लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ द मासेस डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इवन अब आप इसको समझने के लिए बेटर तरीके से आप ये समझिए, अगर आप और आपका फ्रेंड एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं, उनके बीच में भी एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, उनके बीच में भी एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो अब यहाँ ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर अट्रैक्टिव फोर्स होता है तो हम खिंच क्यों नहीं जाते हैं एक दूसरे की तरफ। तो देखिए सर, इसका रीज़न ये है कि फ्रिक्शन भी है। आप अर्थ पे हो, अर्थ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशन है, ठीक है। और इसी से आपको जो आपकी अर्थ का ग्रेविटेशन है, वो भी आपको इसी से समझ में आएगा कि एक्चुअल में क्या होता है। जो अर्थ और आप एक सिस्टम है, ठीक है। अर्थ का अपना मास है, आपका अपना मास है। अर्थ का मास आपसे बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा लिमिट तक उसका मास ज़्यादा। ग्रेविटेशन के फीचर, ये अट्रैक्टिव होता है, और इट इज़ अ वीकेस्ट फोर्स बट इज़ अ लॉन्ग रेंज फोर्स। ये सबसे वीक फोर्स होता है, लेकिन बहुत दूर तक काम करता है। देखिए इनफैक्ट अगर एक बहुत ही फैसिनेटिंग सी चीज़ ये भी है, आज की डेट में अगर कभी भी अर्थ के पास से, अगर कोई भी अर्थ से भारी प्लैनेट अगर एकदम पास से निकले, तो हम सभी लोग अपने आप ही उड़ के उधर पहुंच जाएंगे। वो पूरा प्लैनेट हमें अट्रैक्ट कर लेगा। क्यों? वो प्लैनेट इतना बड़ा होगा कि देखिए अभी हमारे और अर्थ के बीच में एक अट्रैक्शन है ग्रेविटी की वजह से। जैसे ही वो कोई इतनी बड़ी बॉडी अगर अर्थ के पास से निकलेगी, तो हमारे और उसके बीच में भी अट्रैक्शन हो जाएगा। और इनफैक्ट अगर वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हुआ, अर्थ से डबल हुआ अगर उसमें अगर मास में, तो पूरा अर्थ ही उससे जाके कोलाइड कर जाएगा। ये खैर बहुत ही ज़्यादा आपकी फिर हम डीप स्टडी हो जाएगी इसको, इसीलिए हम ऊपर रखेंगे अपने कॉन्सेप्ट्स को। अभी बढ़ते हैं आगे। ग्रेविटी एक ऐसा फोर्स होता है जिससे कि अर्थ जो होता है बॉडीज़ को अपनी तरफ, अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, राइट। जिससे कि अर्थ अपने हर बॉडी को, चाहे कोई सी भी बॉडी हो, इसीलिए क्या होता है, हम जंप करते हैं, हम वापस नीचे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ के अंदर एक फोर्स काम कर रहा है, ग्रेविटी फोर्स। वो आया कैसे, वो हम ऊपर समझ चुके हैं, ग्रेविटेशन के थ्रू। अभी देखिए अभी आपको एक चीज़ और इसमें याद रखनी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है। आपको इसमें सिर्फ इतना याद रखना है कि ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, राइट। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप एक बॉडी को, अभी आप एक काम करो, आप एक 10वीं मंजिल पे जाओ, या आप अपनी छत पे ही जाके आप बॉडी को ड्रॉप कर दो, ठीक। आप देखोगे कि आप जिस स्पीड से आपने, इनफैक्ट आप फेंकोगे भी नहीं, आप सिर्फ ड्रॉप करोगे। जिस स्पीड से आपने ड्रॉप किया था, आपने ड्रॉप तो 0 स्पीड से किया था, क्योंकि आपने तो सिंपली छोड़ दिया था, आपने कोई फोर्स तो दिया नहीं था।
लेकिन जब वो नीचे पहुंचेगी तो उसके पास एक अच्छी खासी स्पीड होगी, राइट। और अगर आप इनफैक्ट और ऊंची बिल्डिंग, 10 मंजिल बिल्डिंग या 5 मंजिल किसी किसी बिल्डिंग पर चले जाओ, तो आप देखोगे जितनी बड़ी बिल्डिंग होगी, जितना ज़्यादा बॉल ट्रैवल करेगी, उतनी ही उसकी स्पीड और बढ़ जाएगी, राइट। तो एक्चुअली ये क्या होता है, ये इसका मतलब कोई तो ऐसी चीज़ है ना जो बॉल की स्पीड बढ़ा रही है, कोई तो ऐसी चीज़ है जो काम कर रही है, कोई तो ऐसा फोर्स है जो, देखिए बिना फोर्स से तो किसी की स्पीड बढ़ नहीं सकती, ठीक है ना, बिना फोर्स से किसी की स्पीड बढ़ेगी नहीं। तो इसका मतलब कोई ऐसी चीज़ है जो इसकी स्पीड बढ़ा रही है, और वो चीज़ क्या है, वो चीज़ है ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। और वो कितना होता है, वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ना अब हम देखेंगे वेरिएशन ऑफ द वैल्यू ऑफ जी। ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें आपको ये जितने पॉइंट्स दिए हैं वो आपको याद रखने हैं। देखिए क्या होता है, जब हम सरफेस के ऊपर जाते रहते हैं, जब हम सरफेस के ऊपर जाते रहते हैं, एक्सेलरेशन कम हो जाता है, ठीक है। बेसिकली ये याद रखना है कि जितना भी हम अर्थ के सेंटर से दूर जाएंगे ग्रेविटेशन कम होगा, जितना भी हम अर्थ के सेंटर के पास जाएंगे ग्रेविटेशन बढ़ेगा, ठीक है। जी की वैल्यू जो है, स्मॉल जी की वैल्यू बढ़ेगी। तो देखिए व्हेन वी गो अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, अबव द सरफेस ऑफ अर्थ का मतलब क्या है, हम अर्थ के सेंटर से तो दूर जा रहे हैं, और अभी मैंने क्या कहा, अगर हम अर्थ के सेंटर से दूर जाएंगे तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम होगा। अभी ये सेकेंड पॉइंट अगर हम देखें, अगर हम अर्थ के सेंटर के बिलो जाएंगे, उसके नीचे जाएंगे, तो क्या हो रहा है, हम अर्थ के सेंटर की तरफ जा रहे हैं, और अगर हम अर्थ के सेंटर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा। और अगर हम पास जाते जाएंगे एकदम सेंटर पे पहुंच जाएंगे, तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। क्लियर है। नाउ अभी क्या होगा, अगर अर्थ का जो रोटेशनल मोशन, आप सबको पता है हमारी अर्थ घूमती रहती है गोल गोल, अभी अगर हम अर्थ का रोटेशनल मोशन जो है, अगर हम वो कम कर दें तो जी की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही क्या होगा, जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, वैल्यू ऑफ जी गोज़ ऑन इंक्रीजिंग, जी की जो वैल्यू है वो बढ़ती चली जाती है। देखिए ऐसा क्यों होता है, एक्चुअल में क्या है ना, कि इक्वेटर के पास, सेंटर से इक्वेटर का जो डिस्टेंस है, जो हमारी अर्थ है, वो ऐसे गोल नहीं है, वो एकदम परफेक्ट गोल नहीं है, उसका शेप कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा, राइट। तो देखिए जो सेंटर पार्ट है वो ज़्यादा चौड़ा है, और जो ऊपर के टॉप पार्ट्स हैं वो थोड़े से हल्के से दबे से हुए हैं। तो क्या होता है, जो इक्वेटर वाला, जो सेंटर वाला पार्ट है, जो इक्वेटर वाला पार्ट है, सेंटर से बहुत ज़्यादा दूर है। हमने पता है सेंटर से जितना दूर जाएंगे उतना ग्रेविटी कम हो जाएगी, और जो ऊपर टॉप के पोल्स वाले पार्ट हैं वो सेंटर के पास हैं। अभी हमने ऊपर ये भी देखा कि हम सेंटर के जितना पास होंगे ग्रेविटी उतनी बढ़ जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं व्हेन वी ग्रो फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ यात्रा करते हैं तो जी की जो वैल्यू होती है वो बढ़ती चली जाती है, ठीक है। अब अगर अर्थ स्टॉप हो जाती है, आज की डेट में अगर अर्थ जो है अपना रोटेशन अपनी एक्सिस के ऊपर रोक देती है, ठीक, देन क्या होगा, उससे जी की जो वैल्यू होगी वो बढ़ जाएगी, राइट। और उस जगह पे जो भी वैल्यू, जो ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो भी बढ़ जाएगा। आपको देखिए ये फैक्ट सिंपली आपको याद करने हैं, क्योंकि इसकी बहुत डीप फिजिक्स में हम नहीं जा सकते, क्योंकि उसके लिए फिर हमें जी की जो प्रॉपर जो फॉर्मूलाज होते हैं, पूरा जो उसके कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनकी वैल्यूज़ रख के एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जो कि एसएससी सीजीएल के हिसाब से नॉट रिक्वायर्ड है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे क्या करने हैं, जो ये फैक्ट्स दिए हुए हैं कि किस तरह से, किस मोशन में आपका जी की वैल्यू बढ़ेगी, किस मोशन में जी की वैल्यू कम हो जाएगी। मैंने छोटी सी एक कोशिश ज़रूर करी है आपको थोड़ा सा एक ऊपर इसको समझाने की, ठीक है। तो आप इन फैक्ट्स को ज़रूर याद रख लीजिएगा, राइट। नाउ द वैल्यू ऑफ जी इज़ मैक्सिमम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, द वैल्यू ऑफ जी इज़ मैक्सिमम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ये बात हो रही है नॉर्मल कंडीशंस में, राइट। नॉर्मल कंडीशंस में हम बात कर रहे हैं, तो वैल्यू ऑफ जी जो है सरफेस पे, जो जी की वैल्यू है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम रहेगी। मैक्सिमम कहें या ऑप्टिमम कहें, अगर हम और अंदर जाएंगे तो क्या होगा, अगर हम सेंटर की तरफ जाएंगे तो बढ़ेगी, और सरफेस के और ऊपर जाएंगे तो कम रहेगी। क्लियर। नाउ वेट ऑफ अ बॉडी इन लिफ्ट। देखिए ये क्या होता है, एक्चुअल में इसके दो केसेस होते हैं। एक केस ये होता है कि लिफ्ट स्टेशनरी है। देखिए अगर लिफ्ट स्टेशनरी है तो कोई फ़र्क नहीं, जैसे आप ग्राउंड पे हो वैसे ही आप एक स्टेशनरी लिफ्ट के अंदर हो, तो आप अगर वेइंग मशीन पे आप खड़े होगे तो आपका वेट एकदम बराबर आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसमें। लेकिन अभी क्या होगा, अगर लिफ्ट जो है
स्टेशनरी तो नहीं है, ठीक। अगर एक तो स्टेशनरी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वही आएगा। या फिर अगर यूनिफॉर्म स्पीड से भी नीचे या ऊपर जा रही है, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कि अगर लेट्स से कि 4 मीटर पर सेकेंड या 4 मीटर पर सेकेंड से नीचे जा रही है या 4 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रही है, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जहाँ पे एक्सेलरेशन का पार्ट आ गया, अगर आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है कि लिफ्ट इज़ गोइंग अप विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन लिखा हुआ है तो क्या होगा, जो आपका वेट होगा, जो आपका वेइंग मशीन पे लिफ्ट के अंदर वेट दिखाएगा, वो आपके ओरिजिनल वेट से ज़्यादा होगा। लेट्स से आप ओरिजिनल 50 kg के हो, तो अगर आप ऊपर जा रहे हो एक एक्सेलरेशन से, तो जो भी आपका वेइंग मशीन पे वेट दिखाएगा वो 50 से ज़्यादा दिखाएगा, ठीक। और अगर नीचे जा रहे हो, अगर आप नीचे जा रहे हो लिफ्ट में और एक्सेलरेशन से जा रहे हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, ठीक है, तो जो आपका वेट दिखाएगा वो ओरिजिनल वेट से कम दिखाएगा। अगर 50 kg है तो वो आपको दिखाएगा समथिंग 40 kg 45 kg इस तरीके से, ठीक है। क्या हो, अगर कभी लिफ्ट का तार टूट जाए, हालांकि ये कभी ना हो, लेकिन अगर कभी लिफ्ट का तार टूट जाए, फ्री फॉल होने लगे, तो क्या होगा, आप वेइंग मशीन में खड़े होगे लेकिन वो आपका वेट ज़ीरो दिखाएगा, ठीक है। उसको कहते हैं वेटलेसनेस, राइट। अगर लिफ्ट का वायर टूट जाए और अगर आपको देन आप वेइंग मशीन के अंदर खड़े हुए हो लिफ्ट के अंदर, तो आपको आपका वेट ज़ीरो दिखाएगा, ठीक है। नाउ इफ द लिफ्ट इज गोइंग डाउन एंड एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट इज मोर दैन g, द बॉडी इन द लिफ्ट विल गेट इन कॉन्टैक्ट विद द सीलिंग ऑफ द लिफ्ट। देखिए क्या होगा, अगर लिफ्ट नीचे जा रही है, ठीक है, लिफ्ट नीचे जा रही है और उसका एक्सेलरेशन जो है वो 9.8 से ज़्यादा हो गया, अगर उसका एक्सेलरेशन जो है वो 9.8 क्या है, स्मॉल g की वैल्यू, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज़्यादा हो गया, तो क्या होगा, आप लिफ्ट के अंदर ही उड़ने लगोगे, आप उड़ के सीधे सीलिंग को टच कर लोगे आप। यस, अभी वो कैसे होंगे, किस तरीके से होता है, वो फैक्ट्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, वो एसएससी सीजीएल में नॉट रिक्वायर्ड है। ये हमारे जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स होते हैं या फिर जो इसकी तैयारी करते हैं कॉम्पिटिशन्स की, या फिर हम कह सकते हैं ये जो 11th-12th में जो साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट होते हैं वो इस चीज़ को पढ़ते हैं। एसएससी के हिसाब से हमारे लिए सिर्फ ये 4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ये 4 कंडीशंस। एसएससी सीधा सीधा ये कंडीशन देता है और आपसे पूछता है कि इस केस में क्या होगा, राइट। सो आपको ये चारों कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, इट वॉज वेरी नाइस टू शेयर लेक्चर विद यू। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप इस लेक्चर को अच्छा रेट कीजिए, रिव्यू कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू and welcome to our lecture series on physics for SSC CGL. In this particular lecture, we'll see about satellites, what are different types of satellites like geostationary satellites, polar satellites, right? Then we'll see about escape velocity. फिर हम देखेंगे Kepler law. Kepler was a scientist, Kepler एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने रिवोल्यूशन के ऊपर कुछ लॉज दिए थे और ऑर्बिटल्स के ऊपर कुछ लॉज दिए थे इन्होंने, राइट। इसके पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरा नाम है अमन श्रीवास्तव। आई हैव डन बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन फ्रॉम IET लखनऊ। आई हैव क्लियर्ड SSC CGL 2016 प्री एंड मेंस बोथ। आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करिए, जिससे कि आपको जितने भी लेक्चर अपडेट्स होते हैं, इस सीरीज़ में अभी और भी लेक्चर आएंगे, केमिस्ट्री भी ऐड होगी इसमें, तो आपको उसका पता चलता रहेगा। और प्लीज़ रेट कीजिए, रिव्यू कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए शुरू करते हैं। सैटेलाइट, देखिए सैटेलाइट क्या होती है, हेवनली बॉडी विच रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट्स इज कॉल्ड सैटेलाइट। द हेवनली बॉडी विच रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट्स इज कॉल्ड सैटेलाइट। वो हेवनली बॉडीज़ का मतलब यहाँ आता है स्टार्स या फिर लेट्स से स्टार्स या फिर कोई भी सेलेस्टियल बॉडी जो कि प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करती हैं, उनको हम कहते हैं सैटेलाइट्स, राइट। मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट। क्यों ऐसा? क्योंकि सैटेलाइट की कंडीशन क्या होती है कि उसे प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करना चाहिए और मून प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करता है। हमारा अर्थ जो प्लैनेट है उसके अराउंड रिवॉल्व करता है, तो मून एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, ठीक है। द स्पीड ऑफ सैटेलाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास। जो सैटेलाइट की स्पीड है वो उसके वेट के ऊपर या उसके मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। एवरी बॉडी इनसाइड अ सैटेलाइट फील्स वेटलेसनेस। द टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट इज़ नेगेटिव। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं कि जितने भी ये फैक्ट्स यहाँ पे हैं
ये एज अ वन वर्ड आपसे पूछे, वन लाइनर्स जो होते हैं उसमें आपसे ये पूछे जा सकते हैं। इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे इनको समझने के लिए, क्योंकि उस केस में फिर हमको इनकी थोड़ी सी मैकेनिक्स देखनी पड़ेगी। तो इसलिए हम सिर्फ इन पॉइंट्स के ऊपर फोकस करेंगे कि टोटल एनर्जी सैटेलाइट की नेगेटिव होती है, राइट। देन हर बॉडी सैटेलाइट्स में वेटलेसनेस फील करती है, राइट। जैसे कि क्या होता है, जैसे एक आपको एक एग्जांपल छोटा सा दूँ, इन सभी पॉइंट्स में से एक चूज़ कर लेते हैं। मून के ऊपर अगर आप जाओ तो क्या होता है ना, मून के ऊपर आपको वेटलेसनेस का मतलब कि आपको जो आपका वेट होता है ज़ीरो तो नहीं, लेकिन फिर भी बहुत ही आपको कम दिखा। जैसे कि आपका मान लीजिए 60 kg अगर आपका अर्थ पे वेट है, तो मून पे आपको खाली 10 kg वेट आपको दिखेगा आपको, राइट। तो वेटलेसनेस इस सेंस में ज़ीरो नहीं, आपको 10 kg दिखेगा आपको। तो वो सब क्या होता है एक्चुअल में, वहाँ पे ना ग्रेविटी ही नहीं है। जब ये ग्रेविटेशन नहीं है, वेट क्या होता है, मास मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन ही इतना कम है वहाँ पे, तो अपने आप ही वेट बहुत कम हो जाता है, इसीलिए वेटलेसनेस दिखती है वहाँ पे। क्लियर हो गया। अभी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो होती हैं, जो कि हम भेजते हैं स्पेस में, वो दो तरह की होती हैं। एक होती हैं जियो स्टेशनरी, एक होती है पोलर सैटेलाइट्स, राइट। नाउ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के बारे में हम देखें, इट्स टाइम पीरियड इज़ 24 आवर्स। देखिए टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड मतलब जितना टाइम एक सैटेलाइट लेती है अर्थ का पूरा एक चक्कर काटने में, उसको कहते हैं टाइम पीरियड, राइट। अभी हम क्यों भेजते हैं सैटेलाइट्स, ताकि जितने भी हम जो टीवी सिग्नल्स हो गए, और या फिर हमारे मोबाइल सिग्नल्स हो गए, रेडियो सिग्नल्स हो गए, ये सब हम ब्रॉडकास्ट बैक करते हैं, ताकि ये हम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस तक हम इसको शेयर कर पाएँ। इसीलिए हम इसको सैटेलाइट्स का यूज़ करते हैं। देखिए अब एक आपको एग्जांपल के तौर पर, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए क्यों ऐसा होता है। आप एक लेज़र टॉर्च, या आपने कभी एक टॉर्च ली है आपने, ठीक है। अब आप टॉर्च को क्या करिए, अपने रूम से ना आप टॉर्च को जलाइए, टॉर्च को शाइन करिए। क्या होगा, उसकी लाइट आगे वाले घर से टकरा के रुक जाएगी, ठीक। अभी आप छत पे चले जाइए, छत पे अगर आप शाइन करेंगे तो क्या होगा, वो हो सकता है उस घर से तो उसकी लाइट पास कर जाए, लेकिन उसके आगे जो घर होगा, जो आपके घर से ऊंचा होगा, तो उससे टकरा के रुक जाएगी। तो क्या होगा ना कि आपकी जो लाइट वेव्स हैं, या जो भी आप भेजना चाह रहे हो, वो ज़्यादा दूर तक नहीं ट्रैवल कर पाएंगी। इसीलिए क्या किया गया, सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजा गया। क्योंकि हम क्या करते हैं ना, हम अपना सिग्नल, लेट्स से ये हमारा घर है, यहाँ पे ये हमारा घर है, और ये हमारा मान लीजिए ये एक दूसरा घर है। तो हम इस वाले घर से हम सिग्नल सैटेलाइट पे भेजा, सैटेलाइट ने सीधे सीधे रिफ्लेक्ट कर दिया इस वाले घर के ऊपर। क्लियर। तो बहुत दूरी का डिस्टेंस जो है, बहुत दूर, जो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ रही थी कि दूर तक कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था, वो सैटेलाइट ने सॉल्व कर दिया। क्लियर हो गई ये बात। क्यों, क्योंकि सैटेलाइट, देखिए सैटेलाइट के रास्ते में तो कोई नहीं है ना। आप अगर आसमान की तरफ कोई चीज़, अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन आप या कोई लाइट अगर अपनी भेजो आप, तो उसके रास्ते में तो कोई नहीं है, तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो किसी चीज़ से टकराती नहीं है, और वो सीधे सीधे सैटेलाइट के पास जाती है। सैटेलाइट मिरर की तरीके से काम करता है। जैसे आपने मिरर के ऊपर आप लाइट शाइन करते हो तो लाइट रिफ्लेक्ट होती है, वैसे ही सैटेलाइट क्या काम करता है, जितनी भी आप इन्फॉर्मेशन वेव्स भेजते हो, आप टीवी सिग्नल भेजते हो, आप रेडियो सिग्नल्स भेजते हो, सैटेलाइट उनको वापस नीचे की तरफ रिफ्लेक्ट कर देता है। तो दूरी बहुत ज़्यादा कवर हो जाती है। इसीलिए आज ये रीज़न है कि हम अपने इंडिया में बैठ के हम यूनाइटेड स्टेट्स या अमेरिका के भी हम वो देखते हैं, हम इनके टीवी चैनल्स देखते हैं, हम इंग्लैंड के भी टीवी चैनल्स देखते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया के भी टीवी चैनल्स देखते हैं, राइट। वो इसी रीज़न से है, क्योंकि वो सीधे वो सब कुछ क्या करते हैं, सैटेलाइट, वो हमारे पास डायरेक्ट नहीं भेजते हैं, क्योंकि भेज ही नहीं पाएंगे, वो सैटेलाइट को भेज देते हैं, सैटेलाइट हमको भेज देता है। क्लियर। नाउ किस हाइट पे ये रिवॉल्व करता है ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, 36,000 किलोमीटर्स, 36,000 किलोमीटर्स की हाइट पे। ये हाइट कहाँ से मेजर होती है, सरफेस से। क्लियर। हम आते हैं पोलर सैटेलाइट के ऊपर। देखिए पोलर सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड होता है वो सिर्फ और सिर्फ 84 मिनट्स होता है, राइट। नाउ यानी कि वो 84 मिनट्स में अपना एक जो रिवॉल्यूशन है वो कवर कर लेती है, और वो कहाँ घूमती है, उसका रिवॉल्यूशन कहाँ होता है, देखिए पोलर ऑर्बिट्स पे होता है। जो पोल्स हैं, पोलर ऑर्बिट्स हमारे वैसे भी काफ़ी छोटे होते हैं, राइट। जैसे ये अर्थ है, तो आप देखिए सेंटर पोर्शन जो है इसका वो तो काफ़ी चौड़ा है,
ऊपर की तरफ काफ़ी कम एरिया है, ठीक है, तो बस वो ऊपर ही की तरफ घूमती रहती है, इसीलिए उसका जो टाइम पीरियड है वो कम होता है और वो होता है 84 मिनट्स। ये आपको याद रखना है कि इनके टाइम पीरियड्स क्या होते हैं। और क्या काम होता है पोलर सैटेलाइट्स का? वेदर फोरकास्टिंग में काम आती हैं पोलर सैटेलाइट्स। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एस्केप वेलोसिटी। देखिए एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? बेसिकली मिनिमम वेलोसिटी। देखिए क्या होता है, आप एक काम करो, आप एक पत्थर लो और आप उसको तेज़ी से आसमान की तरफ उछालो, क्या वो स्पेस में पहुंच के सैटेलाइट बन जाता है? नहीं, राइट? ऐसा होता तो फिर हम सभी ने कितने ही सारे सैटेलाइट भेज चुके होते अभी तक हम स्पेस में, राइट? लेकिन नहीं होता है ऐसा। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ऐसा होने के लिए ना कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ की जो हमारी एक अट्रैक्शन फील्ड है, ग्रेविटेशन फील्ड है, उससे बाहर निकल पाए, उसके लिए एक मिनिमम वेलोसिटी चाहिए होती है। वो मिनिमम वेलोसिटी कितनी होती है? वही, और हम उसको क्या बोलते हैं? उसी को हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी, ठीक है? उस वेलोसिटी को हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। कैसे, क्या एक्सप्रेशन होता है उसका? एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू होल रूट 2gr, मतलब होल रूट 2 इंटू जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और r होता है रेडियस ऑफ द अर्थ। तो क्योंकि ये सारे फैक्ट्स हमको मालूम ही हैं कि ये क्या, जी की भी वैल्यू हमको पता है, हमको रेडियस ऑफ अर्थ भी पता है कि 6400 किलोमीटर्स होता है, तो कितनी आती है अर्थ सरफेस की जो एस्केप वेलोसिटी? 11.2 किलोमीटर्स पर सेकेंड। इतनी हाई वेलोसिटी चाहिए होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ का जो ग्रेविटेशन फील्ड है उससे हटने के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसीलिए, क्योंकि हम इतनी तेज़ कोई स्टोन क्या, इतनी तेज़ तो हम गाड़ी भी नहीं चला सकते। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड मतलब एक सेकेंड में हम 11 किलोमीटर तक हम चले जाएं, राइट? इसीलिए ये वेलोसिटी चाहिए होती है। क्लियर? नाउ सैटेलाइट्स आर लॉन्च विद द नीडेड एस्केप वेलोसिटी। सैटेलाइट्स जब लॉन्च होती हैं तो वो इस एस्केप वेलोसिटी को अटेन करने के बाद लॉन्च होती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने तो जो टीवी पे कभी कभी रॉकेट लॉन्च होते हुए देखा है वो तो बहुत धीमे उड़ता है, तो इतनी तेज़ वेलोसिटी तो उसकी नहीं होती है। देखिए क्या होता है, आप जो उस पर देखते हो, आप जो अपने टीवी पे देखते हैं वो आप रॉकेट का लॉन्च देखते हैं, सैटेलाइट का नहीं। क्या डिफरेंस है इसमें बताते हैं। देखिए रॉकेट क्या करता है, रॉकेट सिर्फ एक कैरियर होता है और रॉकेट के अंदर सैटेलाइट रखी होती है। रॉकेट क्या करता है, उसको लेके जाता है, धीमे धीमे रॉकेट की स्पीड बढ़ती चली जाती है। जब रॉकेट इस स्पीड को अटेन कर लेता है, जब रॉकेट के पास इतनी स्पीड आ जाती है, तो रॉकेट में एक सिस्टम होता है, उसको उसमें बहुत ही छोटा सा एक अपने आप ही ब्लास्ट होता है और वो क्या होता है, उससे रॉकेट नीचे गिर जाता है, रॉकेट अपने आप नीचे गिर जाता है और सैटेलाइट जो है, क्योंकि अब उसके पास ये वेलोसिटी आ चुकी है, ये अपने आप फिर वापस वो अपने आप स्पेस में चली जाती है। ठीक है, तो जो इसको हम कैरियर बोलते हैं, कैरियर, रॉकेट बेसिकली कैरियर होता है, सैटेलाइट का कैरियर होता है। इसीलिए जब आप देखते हैं तो इसलिए जो आप देखते हो तो वो धीमे धीमे उठ रहा होता है ऊपर, वो एंड में ऊपर जाके वो इतनी वेलोसिटी जब ले लेता है तो वो सैटेलाइट को अपना हाथ छोड़ देता है सैटेलाइट का, तो सैटेलाइट अपने आप ऊपर चली जाती है। क्लियर? केपलर्स लॉ के बारे में आते हैं। केपलर्स लॉ, देखिए सिर्फ 3 लॉ दिए थे केपलर साहब ने और आपको ये तीनों बस याद करने हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली एसएससी सीजीएल इनसे कभी कुछ डिराइव्ड चीज़ नहीं पूछेगा, डायरेक्टली ये लॉ पूछ लेगा। ठीक, ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स विद सन एट इट्स वन ऑफ फोकाई। देखिए इनका मतलब ये है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सर्कुलर में नहीं, इन्होंने ही पहली बार बताया था कि जो पाथ है वो इलिप्टिकल है। देखिए सर्कुलर क्या होता है, ऐसा, ये एग्जैक्ट सर्कल नहीं है, कुछ ऐसा सर्कल ये होता है। एलिप्टिकल क्या होता है, कुछ ऐसा। तो इन्होंने केपलर साहब ने ये बताया था कि जो पाथ है वो एलिप्टिकल होता है और जो सन होता है वो उसके देखिए एलिप्स के मैथ्स में एक ये फिगर होती है एलिप्स, इसके दो, जैसे सर्कल होता है उसका एक सेंटर होता है, वैसे ही एलिप्स में सेंटर की जगह हम वर्ड यूज़ करते हैं फोकस। एलिप्स के 2 फोकस होते हैं। तो ये इनका कहना ये था कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं और सन इनके 2 फोकस में से किसी एक फोकस पॉइंट पर होता है। ठीक है, नाउ द रियल स्पीड ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन इज कांस्टेंट। रियल स्पीड ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन इज कांस्टेंट। वो एक कांस्टेंट स्पीड से ही रोटेट करता रहता है, ऐसा नहीं है कि कभी बहुत तेज़ हो गया, कभी बहुत स्लो हो गया, फिर तेज़ फिर स्लो, उसकी स्पीड एक फिक्स होती है। अभी देखिए, the square of the speed of revolution of any planet around the sun is directly proportional to the cube of its distance from the sun। इसका मतलब
एस स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ द रिवोल्यूशन, एस स्क्वायर इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ डी। मतलब कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा प्लैनेट का, उसकी स्पीड उतनी ज़्यादा तेज़ होगी। आपको ये इस तरीके से आप समझ सकते हो उसको, जितना ज़्यादा डिस्टेंस यानी कि मरकरी की स्पीड स्लो होगी। उसके बाद आते हैं हम इसके ऊपर, वीनस की उससे तेज, अर्थ की उससे तेज, मार्स की उससे तेज, राइट? क्लियर है? सो दिस वॉज ऑल। आपको वो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसको रेट और रिव्यू कीजिए। आपको कोई अपना और कोई बात कहनी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको 24 आवर्स के अंदर रिप्लाई मिलेगा। और कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। Hello and welcome to our lecture series on physics for SSC CGL. इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम देखेंगे साउंड वेव्स के बारे में, देन सोनिक बूम के बारे में, ये क्या होता है, शॉक वेव्स क्या होती हैं, एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सोनार। नाउ साउंड वेव्स के बारे में देखते हैं क्या होता है। इट इज़ लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव। देखिए पहले तो हम ये समझते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल मतलब क्या होता है। वेव्स दो तरह की होती हैं, एक होती हैं लॉन्गिट्यूडनल, एक होती हैं ट्रांसवर्सल। साउंड वेव जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है, इसका मतलब कि ये ऐसे ट्रैवल करती है। कुछ वेव्स होती हैं जिनका मोशन अप डाउन होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का मोशन टू एंड फ्रो रहता है, इस तरीके से होता है। और मैटर टू मैटर, एक मैटर देखिए, एक मैटर के पास गई, फिर उस मैटर से दूसरे, एक एटम मान लीजिए एयर के एक एटम से गई, ये वाला एटम दूसरे एटम से टकराया एयर के, उसने साउंड एनर्जी दूसरे में ट्रांसफ़र कर दी। फिर ये वाला एटम एक दूसरे एटम से टकराया एयर के, उसने फिर साउंड एनर्जी दूसरे में ट्रांसफ़र कर दी। इस तरीके से साउंड वेव जो होती है वो प्रोपगेट करती है। क्लियर है? साउंड एनर्जी कैसे प्रोपगेशन, साउंड एनर्जी का प्रोपगेशन आपको क्लियर हो गया। साउंड एनर्जी, एटम्स वो एनर्जी लिया, पहले एटम ने साउंड एनर्जी ली, एब्जॉर्ब करी, वो दूसरे से टकराया, उसने उसको ट्रांसफ़र करी, फिर वो एक और से टकराया, उसने उसको ट्रांसफ़र करी, इस तरीके से। क्लियर? अभी फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितनी रेंज तक फ्रीक्वेंसी, कितनी रेंज तक जो ह्यूमन एयर है कहाँ तक सुन सकता है। 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज़ तक, 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज़, या फिर 20 to 20 के हर्ट्ज़। के हर्ट्ज़ इज किलो हर्ट्ज़, किलो हर्ट्ज़ का मतलब 1000, ठीक है। तो 20 से 20,000 हर्ट्ज़ तक हम एक हमारा ह्यूमन जो वो है, ह्यूमन ईयर जो है वो सुन सकता है और समझ सकता है। क्लियर? हर्ट्ज़ जो होती है वो फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट है। नाउ द वेव्स विथ फ्रीक्वेंसी लेस दैन 20 हर्ट्ज़, जो जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज़ से कम होती है, हम उनको कहते हैं इंफ्रासोनिक। ठीक है? The waves with frequency greater than 20 kilohertz are called ultrasonic. क्लियर हो गई ये बातें? अब देखिए क्या होता है, जो अर्थक्वेक होता है, वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, इनकी जो साउंड होती है, इनकी भी एक अपनी आवाज़ होती है, लेकिन उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 20 हर्ट्ज़ से कम होती है। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है, ह्यूमन ईयर तो इसको नहीं सुन पाता है, लेकिन आपने कभी एक चीज़ नोटिस करी है, ये अर्थक्वेक हो गया, वॉल्केनिक इरप्शंस हो गए, इनमें एनिमल्स जो बर्ड्स होती हैं वो नहीं ख़त्म होती हैं। ऐसा क्यों? या जो एनिमल्स होते हैं वो नहीं ख़त्म होते हैं, उनके कम संख्या होती है उनके ख़त्म होने की। ऐसा एक्चुअल में इसलिए होता है, या आप कभी भी देखोगे जब अर्थक्वेक या सुनामी इस भी कोई चीज़ आने वाली होती है, बर्ड्स का मोशन जो होता है वो अवे फ्रॉम द शोर होता है। एक्चुअल में ऐसा इसलिए क्योंकि कई बर्ड्स, मैक्सिमम बर्ड्स ऐसी होती हैं जो कि 20 हर्ट्ज़ से नीचे भी सुन लेती हैं, तो उनको वो साउंड पहले ही आ जाता है कि अर्थक्वेक आ रहा है। जो अर्थक्वेक की साउंड होती है वो उनको पहले ही आ जाती है, इसीलिए एनिमल्स और बर्ड्स जो होते हैं उनका मोशन अवे फ्रॉम डेंजर पॉइंट होने लगता है। क्लियर? अब अल्ट्रासोनिक वेव्स का काम क्या होता है? सी डेप्थ नापने के लिए इसका काम आता है, और अल्ट्रासोनोग्राफी, जो पेट का अल्ट्रासाउंड होता है, उसमें भी ये काम आता है। देन बैट्स प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक वेव्स। देखिए क्या होता है, आप बैट्स जो होते हैं वो देख नहीं सकते, वो देख नहीं पाते हैं, तो होता क्या है, बैट्स अपने मुंह से जो साउंड निकालते हैं वो अल्ट्रासोनिक होती है। देखिए अल्ट्रासोनिक का मतलब ऐसा नहीं हो कि साउंड बहुत तेज होगी या वो बहुत लाउड होगी, वो एक्चुअल में क्या होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत लार्ज होती है, 20 किलो हर्ट्ज़ से भी ज़्यादा होती है उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है। अभी आप ये सोचेंगे कि बैट्स अगर साउंड निकालते हैं तो हमें आज तक सुनाई क्यों नहीं दी? तो हमें आज तक सुनाई इसलिए नहीं दी क्योंकि वो तो 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा की साउंड होती है उनकी फ्रीक्वेंसी, और हमारा कान 20,000 के ऊपर सुन ही नहीं सकता, इसीलिए हमको नहीं सुनाई दी। क्लियर है?
तो बैट्स अपने मोशन के लिए अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। बैट्स अपने मोशन के लिए, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है एसएससी सीजीएल में कि बैट्स अपने मोशन के लिए किसका यूज़ करते हैं। ऑप्शन होंगे इंफ्रारेड वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स, साउंड वेव्स, ठीक है। तो आप ऑप्शन टिक करेंगे अल्ट्रासोनिक वेव्स। क्लियर। अभी देखिए, स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम होती है सॉलिड में और मिनिमम होती है गैसेस में। ये आपको याद रखना है। आपको देखिए एग्जांपल एक समझाने के लिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, एटम टू एटम भिड़ते हैं, कोलाइड होते हैं और साउंड ट्रैवल कर जाती है। अभी आपको पता है सॉलिड में क्या होगा, सारे एटम्स एकदम टाइटली बाउंड होते हैं ना, तो एक एटम को दूसरे एटम के पास जाने में कोई टाइम ही नहीं लगेगा। उसने एक हाथ से एनर्जी ली और दूसरे हाथ से उसने दूसरे एटम को वो एनर्जी सीधे सीधे पास ऑन कर दी, क्योंकि सॉलिड में सारे एटम्स पास पास होते हैं। क्लियर। लेकिन गैस में क्या होता है, एटम्स दूर दूर होते हैं। तो अभी उसको एटम को एनर्जी मिली, उसने थोड़ा ट्रैवल किया, वो दूसरे एटम के पास गया और तब उसने वो एनर्जी, साउंड एनर्जी उसको दी। तो क्या हुआ, स्पीड स्लो हो गई ना, ये चीज़। इसीलिए क्या होता है कि सॉलिड्स में जो साउंड की स्पीड होती है वो सबसे फास्ट होती है और गैसेस में लीस्ट होती है। क्लियर। नाउ हम देखते हैं कितनी होती है। साउंड की स्पीड एयर में होती है 532, वाटर में होती है 1483 मीटर पर सेकेंड और आयरन में होती है 5130। अब देखिए कितनी ज़्यादा डिफरेंस है, एक बार आपका एयर में और एक बार आपका सॉलिड में। डिफरेंस आप समझ गए। अभी स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम। इलास्टिसिटी और डेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। ये आपका ऑप्शंस में आ जाता है कभी कभी कि स्पीड ऑफ साउंड इनमें से किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो आप ध्यान रखेंगे, इलास्टिसिटी और डेंसिटी इन दोनों के ही ऊपर स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करती है। ऑल्सो टेम्परेचर के ऊपर भी साउंड डिपेंड करती है। स्पीड ऑफ साउंड टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है। अभी देखिए क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव is a fundamental quantity and it does not change when sound enters from one medium to another, but speed and wavelength changes। ये भी एक important point है। देखिए होता क्या है, फ्रीक्वेंसी चाहे वो लाइट की हो, चाहे वो साउंड की हो, लाइट वेव्स की हो, चाहे साउंड वेव्स की हो, चाहे इनफैक्ट किसी भी तरह की वेव्स होती हैं, माइक्रोवेव्स, बहुत सारी वेव्स होती हैं, हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे। जो वेव्स होती हैं, फ्रीक्वेंसी कभी नहीं चेंज होती है। फ्रीक्वेंसी एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। फंडामेंटल क्वांटिटी वो चीज़ होती है जो कभी चेंज ना हो। अगर जैसी चली है, जैसी एंड में पहुंचेगी तो वैसी ही पहुंचेगी, ठीक है। इसका ये होता है फंडामेंटल क्वांटिटी। तो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जब एयर से पानी में जाती है तो उसकी वेवलेंथ और स्पीड तो चेंज हो जाती है। देखिए स्पीड क्या होगा, फास्ट हो जाएगी, जैसे हमने यहाँ देखा फास्ट हो जाती है साउंड की स्पीड, और वेवलेंथ भी उसकी चेंज हो जाएगी, लेकिन उसका फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती है। क्लियर है। नाउ स्पीड ऑफ साउंड रिमेन्स अनचेंज विद द इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ प्रेशर। आप ये बात ध्यान रखिएगा, ये भी एसएससी में पूछता है कि इसमें प्रेशर के चेंज करने से कोई भी स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। और किससे फ़र्क पड़ेगा, इलास्टिसिटी से, डेंसिटी से, राइट, बट प्रेशर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्लियर। अब हम देखते हैं सोनिक बूम। ये एक बार 2012 में इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ चुका है, सोनिक बूम उसका आंसर था, तो इसीलिए ये पॉइंट इसमें इंक्लूड किया गया है। सोनिक बूम इज़ द साउंड एसोसिएटेड विद द शॉक वेव्स क्रिएटेड बाय एन ऑब्जेक्ट ट्रैवलिंग थ्रू द एयर फास्टर दैन द स्पीड ऑफ साउंड। सोनिक बूम क्या होता है, वो देखिए सोनिक बूम होता क्या है, एक शॉक वेव्स होती हैं जो कि वो सभी ऑब्जेक्ट जो कि साउंड की स्पीड से तेज़ चल रहे होते हैं, उनसे एसोसिएटेड जो ये शॉक होता है ना, शॉक वेव्स जो निकलती हैं, उसको हम कहते हैं सोनिक बूम। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जितने भी साउंड से ज़्यादा तेज़ चलने वाली चीज़ें हैं, इसका मतलब सुपरसोनिक। सुपरसोनिक वो चीज़ें होती हैं जो साउंड की स्पीड से तेज़ चलें। तो आपको एक एग्जांपल के तौर पर देखें तो सुपरसोनिक जेट्स जो होते हैं, जो सुपरसोनिक जेट्स होते हैं वो साउंड की स्पीड से भी तेज़ चलते हैं। तो उनके चलने पे क्या होता है, एक शॉक वेव जनरेट होती है, उस शॉक वेव को कहते हैं सोनिक बूम। क्लियर है। अब बात आती है शॉक वेव क्या होती है। देखिए कभी भी क्या होता है, एक बॉडी जब भी सुपरसोनिक स्पीड से चलती है ना, तो क्या करती है, अपने पीछे कोनिकल रीजन ऑफ डिस्टर्बेंस which spreads continuously, this disturbance is called shock wave। अब आपको एक विजुअलाइज करने की कोशिश करिएगा। आपने कभी कभी मूवीज़ में आपने देखा होगा
जब भी स्लो मोशन में बुलेट को दिखाया जाता है, जब भी स्लो मोशन में बुलेट को दिखाया जाता है, जब भी स्लो मोशन में गोली को दिखाया जाता है, तो क्या दिखता है, गोली जा रही है और जो एयर होती है वो लिक्विड सी हो जाती है, एक कोन सा बन जाता है, उसके पीछे की जो एयर होती है वो लिक्विड सी बन जाती है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस, लिक्विड डिस्टर्बेंस जैसा होता है, और ऐसा लगता है कि जो वो गोली है वो वाटर को चीरती हुई जा रही है। एक्चुअल में क्या होता है, एयर जो होती है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होता है, जब जो गोली है वो हमारी साउंड की स्पीड से तेज़ चलती है, तो इस केस में क्या होता है, जो उसके पीछे आप जो पूरा कोनिकल सेक्शन देखते हैं वो एक्चुअल में वेव्स होती हैं, वो डिस्टर्बेंस वेव्स होती हैं जो कि फैलती हैं, जो जब टिप से स्टार्ट होती हैं, जो उस ऑब्जेक्ट की टिप से स्टार्ट होती हैं, एकदम पॉइंट होती हैं, और जैसे जैसे वो ऑब्जेक्ट आगे बढ़ता जाता है वो कोन शेप लेने लगती हैं, राइट, वो कोन शेप लेने लगती हैं, और उस रीजन में जो वेव, जो डिस्टर्बेंस होता है उसी को हम कहते हैं शॉक वेव्स। क्लियर है? अभी हम देखते हैं सोनार के बारे में। सोनार क्या है? सोनार की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आ चुकी है एसएससी सीजीएल में, तो आपको ध्यान रखना है। सोनार का मतलब है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसका काम क्या होता है? इट इज़ यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ द सी, लोकेट एन एनिमी सबमरीन और शिपरेक्स। होता क्या है, देखिए सोनार कैसे काम करता है, आपको एक बताता हूँ। सोनार में क्या होता है, एक शिप में आप एक इंस्ट्रूमेंट लगा दो आप सोनार, वो क्या करता है, साउंड वेव उसने भेजी, ठीक, साउंड भेजी, नीचे से जो सी का जो सरफेस है उसने साउंड को रिफ्लेक्ट किया, साउंड को रिफ्लेक्ट किया, साउंड वेव नीचे गई, रिफ्लेक्ट होकर वापस उसने कैच कर ली, वापस सोनार ने कैच कर ली। अभी सोनार को ये पता है कि जो उसने अल्ट्रासोनिक साउंड भेजी है तो किस स्पीड से साउंड गई है, ठीक है। फिर उसने टाइम कैलकुलेट कर लिया कि मेरे को कितनी देर में मेरे को साउंड वापस मिली है। अभी अगर आपको स्पीड पता है, टाइम पता है, तो आप एक सिंपल सा फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लगा के आप निकाल लोगे कि कितना डिस्टेंस है, राइट, डेप्थ कितनी है सी की। सिमिलरली एनिमी, अगर आपको सामने आपके एनिमी शिप है तो आप अल्ट्रासाउंड वेव छोड़ोगे, फिर एनिमी शिप उसको रिफ्लेक्ट बैक करेगा, एनिमी शिप से वो टकरा के रिफ्लेक्ट बैक होगी, आप टाइम कैलकुलेट कर लोगे, सोनार को पता चल जाएगा कि मेरे को इतनी देर में ये वेव्स वापस मिली हैं। तो अगेन डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम का फॉर्मूला लगा के पता चल जाएगा कि ये एनिमी शिप कितनी दूरी पे है। क्लियर हो गया सोनार का फंक्शन एकदम प्रॉपर से। अभी हम आगे बढ़ते हैं। सो दिस वॉज दी होल लेक्चर अबाउट मी। आप प्लीज़ इस लेक्चर को रेट कीजिएगा, रिव्यू कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।